हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्फा एक्सीलेंस पे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एंड हमने देखा था कि जो सेल साइकिल होता है ये होता है आई फेज एंड एम फेज में। आई फेज हमने डिस्कस कर लिया था और एम फेज को भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। हालांकि एम फेज को समझने के लिए हमें एक बार इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें एम फेज क्या होता है, एम फेज को हम डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ये दो स्टेप्स में होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड ये जो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होता है या कैरियोकाइनेसिस होता है, ये चार फेजेस में होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके अलावा अगर हम देखो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके दो मेथड्स आते हैं। प्लांट सेल में ये होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, वाइल एज अगर हम बात करें इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फोरो। अब सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है वो इसी एम फेज के एंड फेज में डिस्कस किया जाता है। ये डिसीजन या ये जो डिसीजन होता है सेल का, अब सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, वो इसी एम फेज के एंड में किया जाता है। तो क्या होता है, सिंपली माइटोसिस। माइटोसिस होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो पेरेंट सेल होती है इट इज डिवाइडिंग इनटू द टू डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड करती है। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आती है क्रोमोसोम नंबर में, डीएनए कंटेंट में। तो इस वजह से हम इस माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आपकी जो पेरेंट सेल है वो होती है 2N2C कंडीशन में। बात समझ आ रही है? तो डॉटर सेल जो होगी वो भी होगी किस कंडीशन में? 2N2C कंडीशन में। कोई चेंज नहीं आएगी क्रोमोसोम नंबर में, कोई चेंज नहीं आएगी डीएनए कंटेंट में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे 2C देख रहे हैं, 2N कंडीशन देख रहे हैं, सेम रहती है डॉटर सेल्स में। इसकी डिस्कवरी अगर हम बात करें, प्लांट्स में इसको डिस्कवर किया गया था बाय द स्ट्रासबर्गर, व्हाइल एज एनिमल्स में इसको डिस्कवर किया गया था बाय द बोवरी एंड द फ्लेमिंग। टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय द फ्लेमिंग। एंड इसकी ऑकरेंस जो थी एनिमल्स में, इसकी जो ऑकरेंस होती है एनिमल्स में ये होती है द सोमैटिक सेल्स, जिनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं। एंड प्लांट्स में ये होती है वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स आप जानते हैं, रूट सेल्स हो गया, स्टेम सेल्स हो गया एंड हो गया लीफ सेल्स हो गया। तो आते हैं डायरेक्टली एम फेज के कैरियोकाइनेसिस पे। एंड कैरियोकाइनेसिस की हमने चार फेजेस देखे थे। कितने? चार फेजेस। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया एंड हो गया टीलोफेज हो गया। तो आप नॉर्मली पहले सेल को देखिए। देखिए सेल के अंदर क्या होता है, आपको पता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है और होता है साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के बाहर से होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको एनक्लोज किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। ये जो छोटे डॉट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स, ये छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं साइटोप्लाज्म को। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो डार्क स्पॉट्स आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनीज को, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखो लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गए, वो सारी सेल ऑर्गेनीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो सेल अब एंटर हो गई पहले फेज में, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज। बात समझ आ रही है? प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, वो है यहाँ पे होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन। या मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूँ, यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपको पता है इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वो है जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल अब क्या करेगा, ये कंडेंस करेगा एंड बनाएगा क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा सेल के अंदर, जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं आपको पता होगा जो क्रोमेटिड्स को जोड़ता है उसको हम कहते हैं, जो कि सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है, सेंटर से थोड़ा हटके हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। एंड सेंट्रोमियर की ऊपर साइड से होता है एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये क्रोमेटिड जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसी के साइड से ये जुड़ते हैं, ये क्रोमेटिड्स। देखो क्या होता है प्रोफेज में, कंडेंस हो गया सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल, इसने क्या बनाया? क्रोमोसोम। यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवलप था वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे बन जाएंगे एट द टू पोल्स कुछ स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं सुपेंडल। बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब सेल हो जाएगी एंटर एक नए फेज में, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में आपको पहली बात याद रखनी है, प्रोफेज में आप पहले ये याद रखेंगे कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनिज भी डिसअपियर हो जाती है। अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, एक प्लेट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट, जो कि बिल्कुल सेल के सेंटर पे बन जाता है। अब जो आपने कंडेंस क्रोमोसोम देखे थे, जो बने थे जेनेटिक मटेरियल से, जो कि बने थे क्रोमेटिन से,
उसका जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर लाइक करेगा इस मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे अलाइन होगा, इसकी अलाइनमेंट इस तरीके से होगा कि इसका हाफ पोर्शन हो जाएगा इस मेटाफेजिक प्लेट के, एक ऊपर साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। बात समझ आ रही है? यानी कि इस सेंट्रोमियर के सेंटर से निकलेगा ये मेटाफिजिक प्लेट। एंड इसी के थ्रू, इसके अलावा यहाँ पे आप यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमेटिड्स है, ये भी एक दो इसके हिस्से ऊपर के होंगे और दो हिस्से नीचे की ओर होंगे। सेम केस यहाँ पे होगा। इसके अलावा आपने जो स्पिंडल देखा, यहाँ पे कुछ फाइबर्स निकलेंगे जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, दैट विल अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये इनको खींचते हैं, ठीक है। स्पिंडल से निकलते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रोमियर को खींचते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो एंटर हो जाएगा एक नए फेज में जिसको हम कहते हैं एनाफेज। यहाँ पे भी कंडीशन कौन सी रहेगी, 2n4c, क्योंकि ये इसको खींचना है, अभी पूरा नहीं खींचा, इसने सेपरेट अभी नहीं किया, इसको सेपरेशन करनी है, लेकिन अभी मेटाफेज में नहीं की। अब ये आ जाएगा एनाफेज में। एनाफेज में क्या हो जाएगा, एनाफेज में इस स्पिंडल ने स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू इस सेंट्रोमियर को स्प्लिट किया, इसकी सेपरेशन की दो हिस्सों में। अब ये जो एक क्रोमोसोम होगा ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब सेल एंटर हो जाएगी किस कंडीशन में, 4n4c कंडीशन में, 4n4c कंडीशन में आ जाएगी। तो ये अभी पूरी तरीके से जो नए क्रोमेटिड्स यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे जो नए क्रोमोसोम बन जाएंगे, ये जो सेपरेट हो गए थे इस क्रोमोसोम से क्रोमेटिड्स, ये अभी नहीं पहुंचे इस पोल की ओर, इस स्पिंडल की ओर, अब ये एनाफेज में, लेकिन स्टार्ट इसने कर दिया यहाँ से एवी होना। तो अब ये एंटर हो जाएगा एक नए फेज में जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में सब कुछ उल्टा होगा जो आपने प्रोफेज में देखा। जैसे कि आपने देखा था वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो फिर से रिएपियर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स फिर से रिएपियर हो जाएंगे, सेल विल स्प्लिट, ये जो सेल जो होगी ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू द टू सेल्स, तो बन जाएंगे इसे दो सेल्स। बात समझ आ रही है आपको? और आपने जो जेनेटिक, आपने जो यहाँ पे क्रोमेटिड्स देखे थे, ये पहुंच जाएंगे टू द अपोजिट पोल्स। इसको एनक्लोज कौन करेगा, न्यूक्लियर एनवलप। अब स्प्लिट होगी सेल सेंटर पे, डिवाइड करेगी सेल को दो हिस्सों में, दो सेल्स बन जाएंगी इसमें। तो वो सेल्स किस कंडीशन में होंगी, 2n2c कंडीशन में, 2n2c कंडीशन में। इसको थ्योरेटिकल अप्रोच से पहले समझते हैं क्या होता है प्रोफेज, क्या होता है कैरियोकाइनेसिस में। सबसे पहले होता है प्रोफेज। प्रोफेज पहला स्टेज होता है हमारे माइटोसिस का, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होती है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैमिन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिन यहाँ पे कंडेंस होता है तो बनाता है क्रोमोसोम। स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है एट द टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। बात समझ आ रही है? ओके। तो उसके अलावा यहाँ पे सेल 2n4c कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अब सेल एंटर हो गई मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन होगी हमारे न्यूक्लियर एनवलप की, और यहाँ पे जाना जाता है मेटाफेज बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम। यहाँ पे एक प्लेट की फॉर्मेशन होगी एट द सेंटर ऑफ द सेल जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट, और इक्वेटोरियल प्लेट जो कि सेंटर पे बन जाएगा, और इसी इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारे क्रोमोसोम की अलाइनमेंट हो जाएगी। ओके। स्पाइंडल से निकलेंगे स्पाइंडल फाइबर्स जो कि अटैच होंगे टू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर, एंड उसकी वजह से जो खिंचाव आ जाएगा, इस स्पाइंडल की वजह से खिंचाव जो आ जाएगा सेंट्रोमियर पे, तो सेंट्रोमियर रिजल्ट, इससे क्या हो जाएगा रिजल्ट, सेंट्रोमियर विल सेपरेट इनटू द टू पार्ट्स। यहाँ पे भी सेल्फ 2n4c कंडीशन में होगी क्योंकि अभी खिंचाव आ गया है, तो लेकिन अभी पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होगा। एनाफेज में क्या होगा, ये एवे हो जाएंगे, ये क्रोमेटिड जो बने हैं हमने देखा था ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। और सेल हमने देखा था यहाँ पे कितने इसकी क्रोमेटिड्स कितने बन गए थे, 4 बन गए थे। देखिए तो सेल किस में एंटर हो जाएंगी, 2n 4n4c कंडीशन में एंटर हो जाएगी। तो अब सेल आ जाएगी लास्ट वाले फेज में जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में सब कुछ वो उल्टा हो जाएगा जो आपने प्रोफेज में देखा था। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम विल रीच टू द अपोजिट पोल्स, स्पिंडल्स विल डिसअपियर, स्पिंडल डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे जो क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी थी ये भी डिसअपियर हो जाएगी, ये भी लॉस हो जाएगी। सेल ऑर्गेनेल्स फिर से बन जाएंगी, एंड न्यूक्लियर एनवलप फिर से किसको एनक्लोज करेगा, क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम के क्लस्टर्स को जो कि पहुंचे थे एट द अपोजिट पोल्स, एंड इसकी वजह से क्या बन जाएगी, फॉर्मिंग द डॉटर न्यूक्लियर। तो देन उसके बाद सेल का डिवीजन होगा जो आपने अभी देखा था। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसके सबसे फायदे, मेन फायदे क्या है। पहली बात, माइटोसिस क्या करता है, मेंटेन करता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेकंड थिंग इज दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यूज, एंड इट ब्रिंग्स द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एंड इट प्रोवाइड्स द इट प्रोड्यूसेस द न्यू सेल्स फॉर हीलिंग द वाउंड्स एंड फॉर रिजनरेशन। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है एम फेज। अगर आपको कोई भी डाउट रहोगा इस लेक्चर में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।